नमस्कार, मैं हूं नगमा और आप देख रहे हैं देश की बात। दिल्ली के जहांगीरपुरी में हनुमान जयंती के मौके पर एक हंगामा हुआ। इस इलाके में शोभा यात्रा निकाली जा रही थी और उसी के दौरान हिंसा भड़की है। कई गाड़ियों में तोड़फोड़ हुई है, आगजनी हुई है। हिंसा के बाद बड़ी संख्या में पुलिस बल यहां तैनात है। दोनों तरफ से एक दूसरे पर आरोप लग रहे हैं। हिंसा के आरोप में अब तक 14 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। गिरफ्तार लोगों में सब इंस्पेक्टर मेदालाल मीना पर गोली चलाने वाला भी है। उसके पास से देसी कट्टा भी बरामद हुआ है। पुलिस का कहना है कि झगड़े की शुरुआत करने वाला भी गिरफ्तार किया गया। कल की इस हिंसा में 9 लोग घायल हुए हैं, जिसमें 8 पुलिसकर्मी और 1 आम नागरिक हैं। मामले की जांच के लिए क्राइम ब्रांच स्पेशल सेल की 10 टीमें बनाई गई हैं। मामले की जांच रिपोर्ट MHA को भी सौंपी जाएगी। जो इन्वेस्टिगेशन है और जो ड्यू लीगल एक्शन है वो प्रोफेशनल और फेयर तरीके से हम अमल में लाएंगे। FIR में जो नामजद अभियुक्त है उसको हमने अरेस्ट किया है। एक बात अंसार एक बात, और दूसरी चीज, चूंकि ये अभी इन्वेस्टिगेशन चल रहा है, किसका क्या रोल है, क्या बात है, क्या कॉन्स्पिरेसी है, क्या बातें थी और कितने लोग हैं, और बहुत सारे लोगों का आइडेंटिफिकेशन चल रहा है। और जो न्यूएंसेस हैं अपराध के, जो अप्रिय घटना जो हुई है, अनफॉर्चुनेट इंसिडेंट हुआ है, उसके तमाम न्यूएंसेस के ऊपर हम कार्रवाई कर रहे हैं। जहांगीरपुरी के हालात क्या हैं, कल वहां जो घटना हुई वो कैसे और क्यों हुई, इसके बारे में बता रहे हैं हमारे सहयोगी मुकेश सिंह सेंगर। दिल्ली के जहांगीरपुरी में हुई हिंसा के मामले में दिल्ली पुलिस ने अब तक 14 लोगों को गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस का दावा है कि इसमें मुख्य आरोपी अंसार है, वो भी पकड़ा गया है। वो इसी इलाके का घोषित अपराधी है। पुलिस के मुताबिक अंसार ही वो शख्स है जो 4-5 लोगों के साथ शोभा यात्रा में घुसा और उसने लोगों से झगड़ा शुरू कर दिया, जिसके बाद हिंसा हुई। इसके अलावा असलम नाम के एक और आरोपी को गिरफ्तार किया गया है। पुलिस के मुताबिक असलम ही वो शख्स है जिसने दिल्ली पुलिस के सब इंस्पेक्टर मेदालाल पर फायरिंग की, जिसमें मेदालाल के हाथ में गोली लगी। इसके अलावा उसने 7-8 राउंड फायरिंग की, तो उसे गिरफ्तार कर लिया गया है। उसके पास से जो देसी कट्टा मिला है उसको भी बरामद कर लिया गया है। अब तक की जांच में और लोगों से बातचीत करने के बाद ये साफ हुआ है कि कल पूरे दिन में 3 शोभा यात्राएं निकाली गई थीं। 2 शोभा यात्राएं सुबह से दोपहर तक और एक आखिरी शोभा यात्रा शाम को 5:30 बजे निकली। आरोप ये है कि जब शोभा यात्रा एक मस्जिद के पास से गुजर रही थी तो शोभा यात्रा में मौजूद लोगों ने मस्जिद पर झंडे लगाने की कोशिश की और इसके बाद हिंसा शुरू हुई। वहीं जो दूसरा पक्ष है उसका ये आरोप है कि उनकी कोई गलती नहीं है। दरअसल जो मस्जिद की तरफ से पत्थर बरसाए गए उसके बाद हिंसा शुरू हुई। इस हिंसा में कुल 9 लोग घायल हुए हैं, जिसमें 8 पुलिसकर्मी हैं जबकि 1 आम नागरिक है। बाकी कुछ लोगों को हल्की चोटें आई हैं जिनका इलाज चल रहा है। तो कुल मिलाकर 9 लोग इसमें घायल हुए हैं, जिसमें 8 पुलिसकर्मी हैं। दिल्ली पुलिस ने इस मामले में दंगा फैलाना, हत्या की कोशिश, आगजनी, इन धाराओं के तहत केस दर्ज कर लिया है। और कल जिस तरह के हालात थे, इसी जहांगीरपुरी की C ब्लॉक चौक पर, यहीं पर दोनों पक्षों की तरफ से पत्थर बरसाए जा रहे थे। आरोप यह है कि फायरिंग हुई, कुछ दुकानों में आग लगाने की कोशिश हुई, कुछ दुकानों में लूटपाट हुई, कुछ वाहनों को आग के हवाले कर दिया गया और करीब आधे घंटे तक ये चलता रहा। लोगों से बातचीत करने के बाद ये पता चला कि जब ये हिंसा हुई, जब शोभा यात्रा निकाली जा रही थी, तब पुलिस बेहद कम थी। और जब हिंसा शुरू हुई उसके बाद तमाम जो पुलिस के अधिकारी हैं, RAF और जो CRPF के जवान हैं, वो यहाँ पर पहुँचे। उसके बाद हिंसा पर काबू पाया गया। तो कुल मिलाकर अभी दिल्ली पुलिस जांच कर रही है। जो मोबाइल फुटेज मिले हैं या जो CCTV फुटेज मिले हैं, उनके जरिए आरोपियों को पकड़ने की कोशिश की जा रही है। और हिंसा के पीछे वजह क्या है, असली वजह क्या है, कहां से इसकी शुरुआत हुई, इसको भी जांच करने की कोशिश की जा रही है। आप देखें कि यहां पर कुछ देर पहले दिल्ली पुलिस ने एक पीस कमेटी की मीटिंग की थी। यहाँ पर जो अलग अलग समुदायों के लोग हैं उनको बुलाया गया था, उनसे बातचीत हुई ताकि यहाँ पर सांप्रदायिक सौहार्द
बना रहे। दिल्ली पुलिस कमिश्नर राकेश अस्थाना ने कहा है कि दिल्ली के सभी संवेदनशील इलाकों में सुरक्षा कड़ी कर दी गई है और कोई भी अगर किसी अप्रिय घटना को अंजाम देगा तो उसके खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी। जहांगीरपुरी मामले में भी जो लोग शामिल हैं उन पर कड़ी कार्रवाई की जा रही है, ऐसा दिल्ली पुलिस कमिश्नर राकेश अस्थाना ने आदेश दिया है। तो आप देखें कि यहाँ पर ये जो जहांगीरपुरी का इलाका है, यहाँ पर मिक्स आबादी रहती है, यहाँ पर हिंदू भी रहते हैं, मुस्लिम भी रहते हैं, यहाँ पर मंदिर भी है, मस्जिद भी है। तो यहाँ पर चूँकि इलाका संवेदनशील है, इसीलिए यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा पुलिस बल तैनात किया गया है। ख़ास बात यह है कि इस सड़क को हम छोड़ दें तो अंदर तंग गलियाँ हैं और तंग गलियों में अलग अलग समुदाय के लोग एक दूसरे के साथ रहते हैं और वर्षों से साथ रहते आए हैं। लेकिन इस तरह की जो घटना हुई है उसके बाद यहाँ पर थोड़ा माहौल तनावपूर्ण हो गया है, इसीलिए बड़ी संख्या में यहाँ पर पुलिस बल तैनात किया गया है। जो मुख्य आरोपी अंसार पकड़ा गया है, उसकी पत्नी का ये कहना है कि वो झगड़े को सुलझाने गया था, ना कि झगड़ा करने गया था। पुलिस ने उसको गलत तरीके से गिरफ्तार किया है। तो कुल मिलाकर इस मामले में जो आरोपी हैं उनकी धरपकड़ जारी है और पुलिस लगातार इसमें कार्रवाई कर रही है और फिलहाल यहाँ पर बड़ी संख्या में पुलिस बल तैनात किया गया है। लेकिन फिलहाल जिस तरह से कल घटना हुई उसको लेकर बड़े सवाल खड़े हो रहे हैं, क्योंकि 2 साल पहले हमने देखा कि उत्तर पूर्वी दिल्ली में जो दंगे हुए उसमें करीब 53 लोग मारे गए थे और उसके बाद दिल्ली उन दंगों को नहीं भूली है। उसके बाद कल जिस तरह से हिंसा हुई तो उसको लेकर कई तरह के सवाल खड़े हो रहे हैं और फिलहाल पुलिस की ये कोशिश है कि अब कोई अप्रिय घटना ना होने पाए। नई दिल्ली से कैमरामैन मोहम्मद मुरसलीन के साथ में मुकेश सिंह, एनडीटीवी इंडिया। तो हिंसा में घायल हुए सब इंस्पेक्टर मेधालाल से बात की है हमारे सहयोगी मुकेश सिंह सेंगर ने। मेधालाल के हाथ में गोली लगी थी, अब वो अस्पताल से घर आ गए हैं। मेरे साथ मेधालाल मीना हैं, दिल्ली पुलिस में सब इंस्पेक्टर हैं और जहांगीरपुरी हिंसा में इनके हाथ में गोली लगी है। मेधालाल जी, क्या कुछ हुआ था और कल आप कहाँ थे? कल प्रोसेस में ड्यूटी थी और भी थाने का स्टाफ था। मैं पीछे की साइड में था, जो पीछे तेल चलती है। जब आगे बहस शुरू हुई तो आगे आए तो वहाँ फिर बहस फिर झगड़े में बदल गई। झगड़े में फिर वो पथराव शुरू हो गया मस्जिद के सामने, लेकिन स्टाफ ने और उनको दोनों को अलग अलग कर दिया। एक बार जो हनुमान जयंती वाले प्रोसेस वाले थे उनको जी ब्लॉक साइड भेज दिया। फिर वहाँ से आगे किसी के कुशल चौक पे पहुँच गया हम, वो वहाँ तक फिर वहाँ रोक लिया उनको। जो सी ब्लॉक साइड से आने वाले थे उनको वहीं रोक दिया, वहाँ रोक के खड़े हो गए थे। फिर रोक शांति सी होगी, फिर उसके बाद में फिर भीड़ और आई, डंडे तलवार लेके। उनमें से फिर पथराव ज़्यादा शुरू हो गए। कोई छतों से आ रहा था, कोई लेडीज थे, जेंट्स थे, बच्चे थे, सबको भी युवा जवान भी थे लड़के। जब पथराव हुआ फिर गोलियां भी चली उसमें, तो एक हाथ में लगी। उसी दौरान फिर मेरे को पीसीआर वाले अपने मेरे साथी हॉस्पिटल ले गए थे। जो झगड़ा शुरू हुआ था वो शुरू क्यों हुआ, कौन लोग शामिल थे उसमें? ना वो पहले आगे क्या बहस हुई वो उसका पता नहीं, लेकिन जब झगड़ा ज़्यादा बसा बढ़ गया जब फिर आगे आगे थे। अच्छा। आगे हमारे अफसरों ने भी और हमारे स्टाफ ने उनको समझा दिया, बीच में घुस गए। नहीं, अगर यदि हम स्टाफ इतना नहीं होता तो वहाँ ज़्यादा इंजर्ड हो जाते। जो पब्लिक के कुछ नहीं, हमारे स्टाफ वालों को 5-6 को चोट आई थी। अच्छा, ये भी कहा जा रहा है कि जब शोभा यात्रा निकाली जा रही थी और झगड़ा शुरू हुआ शुरुआती दौर में, तब पुलिस कम थी वहाँ पे? हाँ, 10-15 तो थी, तो थाने के था स्टाफ, बाहर का कोई ज़्यादा लोग नहीं थे, इसीलिए काबू शुरू में नहीं कर हाँ, पाए। वो तो काफ़ी थे ना। अच्छा, उधर से भी कम से कम बाद में तो लास्ट में खैर और बढ़ते चले गए, 1-1 हज़ार आदमी हो गए थे काफ़ी। कितने राउंड फायरिंग हुई कुल, आपने सुना होगा? 8-10 राउंड हो गए। अच्छा, लगभग आइडिया। जिन लोगों ने गोली चलाई है उनको आप पहचान सकते हैं या देखा आपने वहाँ पर, देख पाए थे? मैंने फायर करता देखा नहीं कोई, लेकिन सामने सी ब्लॉक साइड से गोली आई थी। अच्छा, अभी की तबीयत कैसी है आपकी? अब ठीक है। ठीक है। तो ये मेधालाल मीना हैं जो कि दिल्ली पुलिस में जहांगीरपुरी थाने में सब इंस्पेक्टर हैं। शोभा यात्रा के दौरान वहीं पर थे और इन्होंने यहाँ पर फिलहाल अस्पताल से डिस्चार्ज होने के बाद ये अपने घर आ गए हैं और कल क्या कुछ हुआ ये इन्होंने बताया। नई दिल्ली से कैमरामैन मोहम्मद मुरसलीन के साथ में मुकेश सिंह, एनडीटीवी इंडिया। दिल्ली पुलिस अपनी एफआईआर में जिस अंसार को झगड़ा शुरू करने वाला बता रही है, उसकी पत्नी का कहना है कि उस पर लगाए आरोप बेबुनियाद हैं। पत्नी का ये कहना है कि वो वहां पर झगड़ा सुलझाने के लिए गया था, झगड़ा बढ़ाने के लिए नहीं। उसे गलत गिरफ्तार किया गया है। सकीना जी, ये बताइए कि आपके पति जो हैं वो कल बाहर, जब ये शाम को ये सब हो रहा था, यात्रा निकाली जा रही थी, तो क्या वो बाहर गए थे और उन्होंने आके आपको कुछ बताया कि बाहर क्या हुआ उनके साथ? कल मेरा पति गया था वजीराबाद, लैपटॉप लाने गया था
तो वहाँ से आके मुझे कह रहा, तब बजा 6:30 बजा चुका था, तब मुझे कह रहा मनी खाना निकाल दो, मुझे बहुत भूख लगे। इतना में मैं ऊपर खाना निकालने गया तो देखूँ तो बाजार से फ़ोन आया कि भाई आप जल्दी आ जाओ, यहाँ पर बहुत मारामारी हो रहा, आप आ जाओगे तो थोड़ा माहौल ठंडा हो जाएगा। तो जैसा मैं खाना नीचे लेके आ गया तब तक देखूँ तो यहाँ तक पहुँच चुका था। तो मैंने पूछा आप कहाँ जा रहे हो? कह रहा मोनी खाना ढक के रख दो, बहुत लड़ाई हो रहा, अगर मैं ना जाऊँगा ये लोग आपस में मर जाएगा। अगर मेरा पति अगर देखो गया तो ये लोग एकदम प्लानिंग करके आया। सुबह से 3 बार निकल चुका था, कुछ भी नहीं, 2 बार निकल चुका था, कुछ भी नहीं हुआ। पहले तीसरा बार में ये लोग क्या करा, रमजान का टाइम था, वो रोजा खोलने का टाइम था, ये लोग मस्जिद का सामने जाके इतना बवाल मचाया। तो उन्होंने कहा ये भी रोजा खोलने का टाइम है, थोड़ा स्लो कर लो। तो यही बात लेके हाँ बहुत हाँ तो देखो तुमने 2 बार जा चुके, हमने कुछ नहीं बोले, सब सुबह से आराम से दोनों मतलब अच्छा से गया। लेकिन ये लोग पूरा सामान का साथ तैयारी होके आया कि अब यहाँ पर हम लोगों को लड़ना है, झगड़ना है। तो इसीलिए तो हमारा हस्बैंड जाके मतलब छुड़ाने गया तो उसी को दोषी ठहरा गया। वो तो अच्छा के लिए गया, हाँ उसको बोतल लगा, पुलिस वाला भी देखा उसको बोतल लगा, लेकिन वही लोग क्यों दोषी ठहराया? वो तो अच्छे के लिए गया था। अगर वो उसका मन में अगर गुस्सा रहता, कुछ भी रहता, तो वो भी तो घर से कोई डंडा वंडा कुछ भी लेके गया था। वो तो अपना मोबाइल भी छोड़ के गया, अपना सब कुछ छोड़ के ऐसा भागा, बचाने के तो ले गया, वो तो मारा मारी करने के लिए नहीं गया। हम यहाँ पर रहते हैं, हमें 12 साल हो गया हिंदू बस्ती में रहते। आप यहाँ पर पता कर लीजिए, उनका अगर पूजा पाठ होता वो भी हमारा घर आता, हम भी उसका घर आते। ऐसा कुछ भी ऐसा नहीं, ये सब झूठा अपराधी है, उसका साजिश करा जा रहा है उससे। जब से उनको थाने लेकर के गई पुलिस, आपने कुछ भी उनकी तरफ से उनका कोई फोन आया, पुलिस ने कोई फोन आपको किया, कुछ बताया खबर? मैं कभी घर से बाहर निकलता नहीं, आज मैं सब मतलब इतना 12-13 साल हो गया मैं घर से बाहर नहीं निकलता हूँ। आज ये मेरा पति चला गया, वो भी पता नहीं इसका सामने आ गया, आके मुझे डांटेगा कि कुछ करेगा। मैं कभी किसी सामने जाता नहीं हूँ, अब जा रहा हूँ, मेरा जेठ लोगों को बोलूँगा, देखो क्या होता नहीं होता, जाके अभी पता करूँगा कि क्या हुआ बात। अंसार के घर के पास ही रहने वाली उसकी पड़ोसन जो हिंदू हैं, उनका कहना है कि वो कभी भी गलत काम में शामिल नहीं रहा है, हमेशा हम लोगों की मदद करता है। हम आप बताएं, आपके पड़ोसी हैं अंसार जी, उनको पुलिस ये कह करके गिरफ्तार करके ले गई है कि उन्होंने ही सारे दंगे भड़काए, उन्होंने ही जाके बाहर बहस शुरू की, 3-4 लोग अपने साथ भी लेकर के गए थे और उन्होंने ही सारा लड़ाई झगड़ा करवाया। आप कितने साल से पड़ोसी हैं उनकी, और इस तरह के जो आरोप हैं उस पर आप क्या कहेंगे? उनको 11-12 साल हो गए यहाँ, मगर यहाँ तो मेरे को हमारी गली में तो उन्हें आज तक दंगा नहीं किया था। और मतलब गली के अंदर चाहे हिंदू हो चाहे मुस्लिम हो, मगर कोई परेशानी होती है तो वो साथ देते हैं, हमारा भी साथ आधी रात देते हैं। क्योंकि हमको मेरे बेटे की किडनी खराब हो चुकी है, तो मेरा बच्चा इतना परेशान होता है। मैं देखो गरीब तो हूँ, मैं रेडी पटली वाली हूँ, कि हम पे पैसे नहीं होते तो बेचारा वो पैसा भी हमारी लगा देता है। कि रात बेरात होती है तो हम कहते हैं भैया, जब लॉकडाउन हुआ तो हमको पुलिस नहीं निकलने दे रही, तो हमें हॉस्पिटल जाना था, लड़का मेरा सीरियस हो रहा था, तो बेचारे ने वो लेके नहीं आया, वो वहाँ तक हमें निकलवा के आए थे कागज़ के दरिया के, भाई इनका बच्चा है, देखो बच जाएगा, किसी का बच्चा ऐसे नहीं होना चाहिए। हमारे साथ तो वो अच्छा करते हैं, पूरी गली के साथ अच्छा करते हैं। ये नहीं कि यहाँ बेटी को बेटी मानते हैं, हमारी बेटी है, अपनी बेटी की तरह मानते हैं वो हैं। अब हम देखो पड़ोसी हैं, वो मुस्लिम है, हम हिंदू है, फिर भी भाभी 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 कह के उनका मगर कल को हम यहाँ से निकलते हैं तो वो ये भी टोकते, भाभी आप रात में कहाँ जा रहे हो, कोई क्या बात है, कोई रात बेरात ये नहीं आते तो पूछते भैया क्यों नहीं आए, कोई दिक्कत। मतलब ऐसे हमारे साथ तो भाई हमारी गली के साथ तो वो बहुत अच्छा करते हैं। आपके इस पूरे इलाके में कई लोगों ने ये हमें बात कही कि बहुत सालों से हिंदू मुस्लिम बहुत शांति से रह रहे हैं, तो आपको क्या लगता है कि कल ऐसा क्या हो गया अचानक कि इतनी ज्यादा बात भड़क गई? हम यहाँ भंडारा कर रहे थे, खाना बना रहे थे हम लोग, तो बहुत देर से हम सुन रहे थे कि रैली निकल रही है, लड़ाई हो रही है, रैली निकल रही है, लड़ाई हो रही है। जब वो यहीं थे तो वो उनको फालिस आते शरीर की बीमारी हुई है, मतलब शुगर बीपी है, तो कह रहे, मैं तो निकल के आ रहे, हमने कहा भैया कहाँ जा रहे हो, कि भाभी लड़ाई हो रही है, देखता हूँ क्या बात है, शांत करना चाहिए, कि मैं बड़ा हूँ, कोई क्या पता मान भी जाए, कि मान लेते हैं, क्यों अब आखिर में मैं बड़ी हूँ तो कोई बच्चा लड़ रहा है तो समझा भी सकते हैं, ऐसे करके नहीं गए हैं। मगर ऐसा मुझे लगता नहीं है कि भाई उन्हें लड़ाई करे, और बीमार भी बहुत है, ये नहीं। तो मैं उनसे भी कह रही हूँ कि आप गिर जाओगे, लड़ाई क्यों जा रही हो जी, तो कह रहे नहीं भाभी ऐसे कुछ भी नहीं है, कि हमारे साथ देखो जी साथ इतना देते हैं
गलत तो हम नहीं कह सकते कि हमारा साथ है, हमारे सारे हिंदुओं के साथ वो बहुत देखो। धन्यवाद मैडम हमसे बात करने के लिए। ये थी सुकृति जो बात कर रही थी अंसार की पड़ोसी से। अंसार जो कि गिरफ्तार हुए हैं इस आरोप में कि उन्होंने दंगा भड़काया है। सब तमाम जो आसपास के लोग हैं कह रहे हैं कि उनका इसमें हाथ नहीं है, पहले से मिलजुल के सब लोग यहाँ पर साथ रहते थे। सवाल यही है कि दरअसल ऐसा क्या हुआ है जो माहौल इतना बिगड़ गया। दिल्ली के जहांगीरपुरी में हिंसा को लेकर आरोप और प्रत्यारोप शुरू हो गए हैं। कांग्रेस और आप केंद्र पर निशाना साध रही है तो बीजेपी दिल्ली सरकार पर। दिल्ली के जहांगीरपुरी में हिंसा को लेकर राजनीति का दौर शुरू हो गया है। सब एक दूसरे पर जिम्मेदारी थोपने में लगे हैं। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने एक तरफ तो हिंसा की निंदा की, वहीं दूसरी तरफ सुरक्षा की जिम्मेदारी केंद्र सरकार की बता दी। जो सरकारें हैं जिनकी जिम्मेदारी है, दिल्ली में केंद्र सरकार की जिम्मेदारी है, तो केंद्र सरकार दिल्ली में शांति व्यवस्था बनाए रखे। वहीं बीजेपी कहां पीछे रहने वाली थी। केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने मुख्यमंत्री केजरीवाल को अपनी जिम्मेदारी से पल्ला झाड़ने वाला बता दिया। वो मुख्यमंत्री हैं केजरीवाल जी, लेकिन जिम्मेदारी कोई लेने के लिए तैयार नहीं है। वहीं दिल्ली कांग्रेस के अध्यक्ष अनिल चौधरी ने हिंसा के लिए बीजेपी पर निशाना साधा। कहा कि संवेदनशील जगहों पर सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए जाने चाहिए थे। केंद्र सरकार का जो खुफिया तंत्र है, पुलिस का जो खुफिया तंत्र है, आखिर उनके पास इस तरह के इनपुट्स क्यों नहीं है? क्यों प्रशासन में सुरक्षा मुहैया नहीं कराई जाती प्रॉपर तरीके से? वहीं शिवसेना का आरोप है कि चुनाव जीतने के लिए केंद्र सरकार पूरे देश का माहौल खराब कर रही है। देश की हालत और देश का माहौल जानबूझकर राजनीतिक फायदे के लिए, चुनाव की राजनीति के लिए, चुनाव जीतने के लिए जिस तरह से आप खराब करने जा रहे हो, मुझे लगता है देश के लिए ठीक नहीं। इससे पहले 13 विपक्षी पार्टियों के बड़े नेताओं ने हाल ही में हुई सांप्रदायिक घटनाओं पर प्रधानमंत्री की चुप्पी पर हैरानी जताई। इन नेताओं ने लोगों से शांति और सद्भाव बनाए रखने की अपील की और सांप्रदायिक हिंसा के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करने की मांग की। नई दिल्ली से राजीव रंजन, एनडीटीवी इंडिया। दिल्ली के जहांगीरपुरी में अमन कायम रखने के लिए डीसीपी नॉर्थ वेस्ट ने एक बैठक की है। ये बैठक पीएस जहांगीरपुर, पीएस महेंद्र पार्क और पीएस आदर्श नगर की अमन कमेटी के सदस्यों के साथ की गई है। बैठक के दौरान सभी सदस्यों से कहा गया है कि वो अपने क्षेत्र में शांति बनाए रखने की अपील करें। इसी के साथ उन्हें किसी भी अफवाह, गलत सूचना, असामाजिक तत्वों की गतिविधियों के प्रति सतर्क रहने को भी कहा गया है। कमेटी के सदस्यों को पुलिस के संपर्क में रहने और उनके संज्ञान में आने वाली किसी भी संदिग्ध चीज की तत्काल रिपोर्टिंग सुनिश्चित करने का भी अनुरोध किया गया है। दिल्ली के पश्चिमी नॉर्थ वेस्ट इलाके में जहांगीरपुरी में जो हंगामा हुआ है उसके बाद से सभी जिले अलर्ट पे हैं। दिल्ली में सुरक्षा व्यवस्था बढ़ा दी गई है और ड्रोन से भी निगरानी की जा रही है। ये तस्वीरें दिल्ली के जामिया नगर की हैं और जसोला की हैं। यहां पे ड्रोन से दिल्ली पुलिस निगरानी रख रही है। कर्नाटक के हुबली में कल सोशल मीडिया पर लिखे गए एक पोस्ट ने भारी तनाव पैदा कर दिया है। एक समुदाय विशेष के लिए लिखी गई टिप्पणी पर भड़के लोगों ने ओल्ड हुबली थाने का घेराव किया और पत्थरबाजी शुरू की। भीड़ को नियंत्रित करने के लिए पुलिस को लाठीचार्ज करना पड़ा है और आंसू गैस के गोले भी छोड़े गए हैं। पुलिस ने आरोपी लड़के को गिरफ्तार कर लिया है जिसने एक समुदाय विशेष के सबसे बड़े धर्मस्थल को लेकर आपत्तिजनक संदेश सोशल मीडिया पे लिखा था। पुलिस के मुताबिक अब हालात काबू में हैं। पुलिस ने थाने पर पथराव और हंगामा करने के आरोप में करीब 20 लोगों को गिरफ्तार किया है। पुलिस अभी और भी गिरफ्तारियां कर सकती है। कर्नाटक के धारवाड़ में एक मुस्लिम फल विक्रेता के ठेले को पलटने वाले आरोपियों का सम्मान किया गया।
ठेला पलटने वाले लोग अक्सर विवादों में रहने वाले संगठन श्री राम सेना के कार्यकर्ता हैं। इन आरोपियों को घटना के बाद पुलिस ने गिरफ्तार किया था, लेकिन कल इन्हें जमानत मिल गई और जब जमानत मिली उसके बाद इस तरह से उनको सम्मानित किया गया है। बीएमसी चुनावों से पहले महाराष्ट्र में अब हिंदुत्व पर राजनीति तेज हो गई है। मस्जिदों पर लगे लाउडस्पीकर का विरोध कर रहे राज ठाकरे ने 5 जून को अयोध्या जाने का ऐलान किया है। वहीं हनुमान जयंती के दिन आदित्य ठाकरे और राज ठाकरे दोनों हनुमान मंदिरों में आरती करते नजर आए। शनिवार को हनुमान जयंती के मौके पर एमएनएस प्रमुख राज ठाकरे और शिवसेना नेता आदित्य ठाकरे मंदिरों में आरती करते नजर आए। इसी साल होने वाले बीएमसी चुनावों से पहले महाराष्ट्र में हिंदुत्व का मुद्दा अब चुनावी रंग में रंग चुका है। मस्जिदों पर लगे लाउडस्पीकर का विरोध करते हुए जगह जगह हनुमान चालीसा बजवाने वाले राज ठाकरे ने अब अयोध्या जाने का ऐलान कर दिया है। आणि नंबर 2, 5 जून को मैं अपने सभी सहकारियों के साथ अयोध्या जाऊंगा और वहां दर्शन करूंगा। आप सभी से भी मैं वहां दर्शन करने की अपील करता हूं। तिथे अयोध्येला पोहोचीन, तिथे सर्व दर्शन घेईन। राज ठाकरे की ओर से मस्जिदों के बाहर हनुमान चालीसा बजाए जाने के मुद्दे पर शिवसेना आक्रामक होती नजर आ रही है। उसने राज ठाकरे पर पहले उत्तर भारतीयों का विरोध करने का आरोप लगाया और अब चुनावों के खातिर उत्तर प्रदेश जाने पर सवाल उठा रही है। 4-5 राज्यों में जो चुनाव आने जा रहे हैं उसमें वोट मांगने का ये पूरा षड्यंत्र है। महाराष्ट्र में भी कल शांति भंग करने की पूरी कोशिश हो गई, मुंबई से लेकर महाराष्ट्र में जगह जगह। लेकिन यहाँ की जनता और यहाँ की पुलिस बहुत संयमी और बहुत ही मजबूत है, तो हमने ये नहीं होने दिया है। जब महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना के कार्यकर्ता उसी अयोध्या से आए हुए नवयुवकों को, हिंदुओं को मार मार कर पीट पीट कर भगा रहे थे, तब राज ठाकरे कहां थे? राज ठाकरे अयोध्या जरूर जाए, लेकिन अयोध्या जाने से पहले गंगा नदी में डुबकी लगाकर क्षमा याचना कर कर पवित्र होइए, तब श्री राम भगवान के अयोध्या पर जाइए। उधर बीजेपी और एमएनएस के बीच नजदीकियां दिन ब दिन बढ़ती जा रही हैं। गौरतलब है कि राज ठाकरे के अयोध्या जाने के ऐलान के एक दिन पहले ही देवेंद्र फडणवीस ने कहा था कि 4 पीढ़ियों से मुंबई में रहने वाले उत्तर भारतीय भी अब मुंबईकर ही हैं। राज ठाकरे ने महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना की शुरुआत मराठी माणूस के मुद्दे पर की थी और परप्रांतियों पर निशाना साधा था, लेकिन अब ऐसा लगता है कि वो मराठी माणूस का मुद्दा छोड़ हिंदुत्व के मुद्दे पर फोकस कर रहे हैं। एक समय ऐसा था जब एमएनएस के कार्यकर्ता परप्रांतियों की पिटाई करते नजर आते थे, तो वहीं अब एक समय ऐसा है जब राज ठाकरे यूपी के सीएम की तारीफ करते नजर आते हैं और प्रेस कॉन्फ्रेंस कर अयोध्या जाने का ऐलान करते हैं। मुंबई से कैमरा पर्सन राजेंद्र दयालकर के साथ सोहित मिश्रा, एनडीटीवी इंडिया। जम्मू कश्मीर में बारामूला में आतंकवादियों ने एक और सरपंच की उसके घर के पास ही घात लगाकर हत्या कर दी है। 24 अप्रैल को प्रधानमंत्री मोदी जम्मू कश्मीर के दौरे पर जा रहे हैं, जिसमें वो पंचायत प्रतिनिधियों से संवाद करेंगे, लेकिन इस बीच 1 महीने के दौरान ये किसी जनप्रतिनिधि की चौथी हत्या है। मंजूर अहमद ऐसे चौथे सरपंच हैं जिनकी पिछले 6 हफ्तों में कश्मीर घाटी में हत्या कर दी गई। बारामूला के गोशबुक गांव में शुक्रवार की शाम उन्हें बिल्कुल नजदीक से गोली मारी गई। पिछले महीने से अचानक गांव के सरपंच और आम लोगों पर ऐसे हमले बढ़ गए हैं। ताजियत तो हर कोई करता है, लेकिन ताजियत जो इनके बच्चों के साथ इस समय बीती होगी, ये तो वही जाने ना जिसके घर से कोई मर जाता है। जैसे कि इसका बेटा, इसकी 3 बेटियां हैं, क्या करेगा ये? कश्मीर घाटी में मुख्यधारा के सियासी कार्यकर्ता हमेशा से आतंकियों के निशाने पर रहे हैं। पिछले 3 दशक में कश्मीर के हजारों कार्यकर्ताओं ने लोकतंत्र की आवाज उठाते हुए अपनी जान दी है।
ऐसे में मंजूर अहमद की हत्या की सभी पार्टियों ने पुरजोर निंदा की है। जम्मू कश्मीर अपनी पार्टी के नेता अल्ताफ बुखारी का कहना है कि आतंक के खिलाफ उठ खड़े होने का वक्त आ चुका है। मुझे नहीं लगता है सिक्योरिटी फोर्सेस या ये लोग इस पे कोई कंट्रोल कर सकते हैं, क्योंकि दीज आर इंडिविजुअल किलिंग्स। पीपल विल हैव टू राइज एंड वी विल राइज, आई विल टेल यू वेरी ऑनेस्टली। प्रधानमंत्री की जम्मू कश्मीर यात्रा से पहले पंचायत सदस्यों की सुरक्षा को लेकर चिंताएं बढ़ गई हैं। प्रधानमंत्री इसी महीने 24 तारीख को पंचायत सदस्यों को संबोधित करेंगे। पुलिस का कहना है कि हाल में हमले करने वाले सभी आतंकियों को या तो मार डाला गया है या उन्हें पकड़ लिया गया है। गुरुवार को पुलिस ने कहा कि 4 स्थानीय आतंकी शोपियां में एक मुठभेड़ में मार गिराए गए। प्रधानमंत्री 24 तारीख को जम्मू कश्मीर के दौरे पे आ रहे हैं और यहाँ वो जम्मू के नजदीक पंचायत मेंबरों से भी खिताब करेंगे। लेकिन इस दौरे से पहले पिछले 6 हफ्तों के दौरान 4 पंचायत मेंबरों को मार दिया गया है, जिससे साफ लग रहा है कि जो लोग यहाँ जमहूरियत के लिए खड़ा होते हैं उन्हें किस तरह हिंसा का शिकार होना पड़ता है। श्रीनगर से नजीर मसूदी, एनडीटीवी इंडिया के लिए। उत्तर प्रदेश में गेहूं की सरकारी खरीद शुरू हो गई है, लेकिन सरकारी खरीद केंद्र पर सन्नाटा और आटा मिलों के बाहर गेहूं बेचने वाले किसानों की कतार क्यों लगी है? देखिए रवीश रंजन शुक्ला की ये ग्राउंड रिपोर्ट। बागपत में खेकड़ा कस्बे की मिल के बाहर गेहूं बेचने वाले ट्रैक्टर और गाड़ियों की लंबी कतार लगी है। इस मिल में गेहूं बेचने वालों की कतार में प्रवीण कुमार भी लगे हैं। उनका करीब 40 क्विंटल गेहूं सरकारी खरीद दर से करीब 100 रुपए महंगा आटा मिल ले रही है। आप तकरीबन मैं देख रहा हूं ट्रॉली में 30-35 क्विंटल आप लेकर आए हो गेहूं, तो सरकारी खरीद केंद्र में क्यों नहीं गए, यहाँ क्यों आप लेकर आए? पिछली बार साहब सुबह गया था, 5 दिन में 1 ट्रॉली तुले थे अनाज। अच्छा, और अब का तो पता नहीं होगा भाई, यहाँ ठीक मिल रहा, पैसा 5 रुपए ज्यादा भी दे रहे हैं। 5 रुपए ज्यादा भी दे रहे हैं। अच्छा, तो यहाँ आपका मतलब 2-3 घंटे में ये ले लेंगे आप? 3 या 4 घंटे में हमारा ले लेंगे। इसी तरह के हालात गाजियाबाद गल्ला मंडी में भी हैं। यहाँ गेहूं की सरकारी खरीद केंद्र पर सन्नाटा है, लेकिन यहाँ से बामुश्किल 100 मीटर की दूरी पर मोनू त्यागी अपना गेहूं एक व्यापारी को बेच रहे हैं। मोनू कहते हैं कि एमएसपी 2015 रुपए है, जबकि व्यापारी 2100 रुपए में गेहूं खरीद रहा है। मोनू त्यागी जी, महज 100 कदम की दूरी पर सरकारी खरीद हो रही है। आपने सरकारी खरीद में आपने नहीं बेचा, प्राइवेट पर लेकर आए। क्या अभी रेट प्राइवेट वालों ने दिया आपको? 2100 रुपए ज्यादा, यानी एमएसपी से ज्यादा। एमएसपी से ज्यादा, इसीलिए आप वहां नहीं गए। आप तो सरकारी खरीद केंद्र में इस बार क्यों नहीं ज्यादा किसान जा रहे हैं? एक तो ये समझ में आता है कि एमएसपी से थोड़ा सा ज्यादा उनको मिल रहा है दाम। एमएसपी से ज्यादा दाम मिल रहा है, इस वजह से। बस यही कारण है कि और भी कुछ कारण है? ना, और ऐसा कोई नहीं है। हम जहाँ ज्यादा पैसे मिलेंगे हम तो वहाँ जाएंगे ना। अच्छा, अब इससे 2100 से अलावा कोई बराबर में हमें 2500 दे लगा, हम यहाँ से उठा के मार के देंगे, मैं तू ले ले। इस साल सरकारी खरीद केंद्र पर किसान अपना गेहूं कम क्यों बेच रहे हैं, ये जानने के लिए हमारे सहयोगी अदनान हापुड़ में गेहूं की सरकारी खरीद केंद्र पहुंचे। सरकारी गेहूं खरीद केंद्र पर 15 दिन बाद आज पहला किसान अपना गेहूं बेचने आया है। सरकारी खरीद केंद्र की प्रभारी गरिमा दुबे भी मानती हैं कि इस बार सरकारी खरीद कम हो रही है। खरीद 1 अप्रैल से प्रारंभ है। आज हमारे यहाँ पहली ट्रॉली तुलने के लिए आई है। अच्छा, तो कितना लक्ष्य रखा गया इस बार? लक्ष्य है 18,000 कुंटल। तो अब कितनी कर चुके हैं आप लोग? अब ये पहली ट्रॉली तुल रही है। 15 दिन में? 15 दिन में पहली ट्रॉली। उसका रीजन क्या है? मार्केट रेट और यहाँ के रेट में भी डिफरेंस है। इस साल भारत 44 लाख टन गेहूं का भंडारण करेगा। खुद उद्योग मंत्री पीयूष गोयल का मानना है कि रूस यूक्रेन युद्ध के चलते भारत के गेहूं की मांग बढ़ी है, इसीलिए इस साल भारत 10 लाख टन गेहूं का निर्यात करेगा। 28 मार्च को एक चर्चा हुई, तुरंत अपीडा के लोगों ने उनसे चर्चा करके फिक्स किया। 10 अप्रैल को उनकी टीम्स आई, उनकी टीम से हमारे फार्म्स देखे, पंजाब में, मध्य प्रदेश में हमारे अधिकारियों के साथ चर्चा की, हमारी लैब्स विजिट की
और एक पूरा उनके कैबिनेट का डिसीजन आज उन्होंने स्वयं ट्वीट किया, कैबिनेट का डिसीजन, जिसमें उन्होंने कहा है कि सब देखने के बाद हमें खुशी है कि अब भारत से अनाज गेहूं इजिप्ट में भी जा सके। यही वजह है कि प्राइवेट कंपनियां किसानों से सीधे ज्यादा से ज्यादा गेहूं खरीद कर वैश्विक बाजार में अच्छे मुनाफे पर बेचना चाहती हैं और किसानों की मजबूरी यह है कि उसे तुरंत अपना गेहूं कम मुनाफे में बेचकर अगली फसल लगाने के लिए पैसा चाहिए। हापुड़ से अदनान के साथ रवीश रंजन शुक्ला, एनडीटीवी इंडिया। दिल्ली पुलिस ने एक ऐसे गिरोह का भंडाफोड़ किया है जो नकली ऑनलाइन टिकट बुकिंग का गोरख धंधा चला रहा था। इन लोगों ने हाल ही में दिल्ली विश्वविद्यालय के प्रोफेसर को ठगा। गिरोह के मास्टरमाइंड को पुलिस ने उस वक्त पकड़ा जब उसकी सगाई हो रही थी। पंजाब, हरियाणा और पूर्वी उत्तर प्रदेश में छापेमारी के बाद भी प्रवीण तिवारी और रोहित पुलिस की गिरफ्त से बाहर थे। लेकिन जब पुलिस को पता चला कि 14 अप्रैल को बहराइच में प्रवीण तिवारी की सगाई है तो उसी वक्त धर दबोचा जब उसकी सगाई हो रही थी। पुलिस के मुताबिक ये लोग ऑनलाइन एयर टिकट बुकिंग के नाम पर लोगों को ठगते थे। दिल्ली के नॉर्थ डिस्ट्रिक्ट के साइबर पुलिस स्टेशन में एक केस हमने सॉल्व किया है जो कि फेक ऑनलाइन टिकट्स होती हैं वो 2 लड़के उसके गैंग के बस्ट किए हैं। हमारे पास साइबर पुलिस स्टेशन में एक कंप्लेंट आती है। जब उनसे टर्म बातचीत करी गई तो इन्होंने KLM की एयरलाइन की टिकट वहाँ से बुक करी। इसके चलते इन्होंने 1,49,000 के करीब पैसे इनको ट्रांसफ़र किए। जब इन्होंने बाद में टिकट चेक करी तो टिकट जो थी वो गलत निकली, कैंसिल निकली। पुलिस के मुताबिक हाल ही में इन लोगों ने दिल्ली विश्वविद्यालय के एक प्रोफेसर से कनाडा के एयर टिकट बुक कराने के नाम पर लाखों की ठगी की। उनकी शिकायत पर केस दर्ज कर जांच शुरू की गई थी। जांच में पता चला कि रोहित की आरोपी प्रवीण से पुणे में 2016 में मुलाकात हुई थी। इसके बाद दोनों ट्रैवल एजेंट के तौर पर काम करने लगे थे, लेकिन कोरोना महामारी के दौरान उन्हें नुकसान हुआ और फिर ये ठगी के धंधे में आ गए। इन्होंने फर्जी मोबाइल नंबरों से खुद को सुलेखा ऐप में रजिस्टर्ड करवाया। ये लोग लोगों से पैसे लेकर टिकट बुक कराने के बाद उनके टिकट रद्द करवा देते थे। इसके बाद अपने मोबाइल नंबर बंद कर लेते थे। पुलिस के मुताबिक इसी तरह ये गिरोह कई लोगों को ठग चुका है। हमने इस इन्वेस्टिगेशन में 3-4 स्टेट्स में अलग अलग जगह जहां सुराग मिलते थे रेड्स भी करी। फाइनली यूपी के बहराइच में हमें ये 2 लड़के जिस पे ज़ीरो इन हुआ था, जिनका नाम प्रवीण तिवारी एंड रोहित कुमार राज है, ये वहाँ से हमने इनको एप्रीहेंड किया है। आगे तफ्तीश जारी है। इन्होंने और भी, क्योंकि कई लोग हैं जिनको इन्होंने धोखा दिया है, इस पे इन्वेस्टिगेशन इज ऑन। प्रवीण ने ठगी के पैसे से शादी के लिए एक सोने की चैन भी ली थी जो पुलिस ने बरामद कर ली है। इस मामले की जांच कर रही पुलिस अब ये पता लगा रही है कि प्रवीण तिवारी के कितने और साथी हैं और इन लोगों ने कितने लोगों को ठगा है। नई दिल्ली से मुकेश सिंह, एनडीटीवी इंडिया।